जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इससे पहले भी मैं 2 डेरिवेशन करा चुका हूं गॉस थ्योरम से, जो रह गए थे उनको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले मैं आपसे कुछ मुख्य बातें करना चाहूंगा, तो उनको आप जरा समझिएगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस पर हम लोग आप लोगों को क्लास 10th और 12th की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे क्लास 10th के अंदर क्लास 10th के अंदर हमारा अभी एक बैच चल रहा है। हमारा बैच चल रहा है जो इसका नाम है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच यहाँ पे अभी चल रहा है और इसमें आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं वो आप लोगों की क्लासेस चल रही है। एक मैथ्स की क्लास चल रही है, आपकी मैथ्स की क्लास, जो कि आपको आकाश सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और आप लोगों को बता दूं साइंस की क्लास आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारी इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, जिसको हमारी आशिता मैम ले रही हैं। आशिता मैम यहाँ पे ले रही हैं। तो ये 3 क्लासेस क्लास 10th में चल रही हैं, लक्ष्य बैच। अगर आपका कोई छोटा बड़ा बहन भाई अगर तैयारी कर रहा हो क्लास 10th की, तो वो वहाँ पे जाके क्लासेस देख सकता है। हमने इंग्लिश की क्लासेस भी सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। हमने इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है, और आपकी मैथ्स की अलग है, और साइंस की भी प्लेलिस्ट है। हमारी साइंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वहाँ पे जाके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने भी आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है ऑलमोस्ट। उसको न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करने हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आई थिंक मैम ने मुझे जहाँ तक पता है कि प्रोज कंप्लीट कराने को ही है, मतलब खत्म करा चुकी है आई थिंक। एक वो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। और मैथ्स के क्लासेस भी आकाश सर शायद आई थिंक 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, उनका 3रा चैप्टर चल रहा है। तो जिन बच्चों ने जाके अभी तक नहीं देखी है क्लासेस, तो जाके देखिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया सर ने, काफी बेसिक से पढ़ाया। तो जो बच्चे जिसकी मैथ्स बहुत लूज है तो वो बच्चा जाके वहां पे पढ़ सकता है। बहुत इजी वे में पढ़ा है, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और साइंस आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ ही रही हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग चाहो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके लिए आप अगर चाहते हो कि जो क्लासेस हम पढ़ रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एडवांस क्लासेस के नाम से ही है, एडवांस क्लासेस के नाम से है। और इसका लिंक जो है बच्चों कहाँ दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। और इसी के साथ आप जानते हो कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। तो जिन बच्चों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पे नोट्स पीडीएफ, इन दोनों चीजों पे आपको नोट्स पीडीएफ दोनों पे मिल जाएंगे। तो आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेसी की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप अपना पर्सनल फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप लोगों का प्यार मिलेगा हमें, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग जाके यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इसकी पीडीएफ, जो भी क्लास की रिगार्डिंग नोट्स वगैरह सब हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, क्विज वगैरह भी लगाते रह सकते हैं अपने। तो ये सारी चीजें वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा अच्छे से। और आपको कमेंट करिए अगर कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है हमारा, चलिए भाई आ गया। तो सबसे पहला डेरिवेशन है अनंत विस्तार वाली एक आवेशित समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को पता है कि मैंने 2 डेरिवेशन करा दिए हैं। अनंत लंबाई की कोई चालक तार था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसके लिए मैं डेरिवेशन करा चुका हूं, जिसका रिजल्ट क्या आया था आप लोगों को पता है। तो जिसका रिजल्ट क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। तो ये रिजल्ट मैं करा चुका हूं अनंत लंबाई के वायर के कारण, ठीक है। और गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उससे सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह पे क्या होती है, और गोले के भीतर क्या होती है। तो ये 3 केस मैंने करा दिए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और ठोस गोले के कारण भी मैंने बता दिया था पहले चैप्टर में। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाके प्लीज देखिए, तो आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए तो इस डेरिवेशन की करते हैं हम लोग यहाँ पे शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों
कि अनंत विस्तार वाली एक आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक क्या है, एक समतल प्लेट है बच्चों, अनंत विस्तार की, क्या अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट है। किस तरीके से, तो मान लीजिए कि एक समतल प्लेट इस तरीके से है कि ये हमारी एक समतल, ठीक है, और इस पर मैं क्या चार्ज देता हूं, पॉजिटिव चार्ज देता हूं। क्या देता हूं, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको बच्चों पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से इस पर फैल जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने इस तरीके से, इसको मैं, ये पूरी जो है धनात्मक आवेश से वितरित है इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेट जो किस तरीके की है, यानी कि एक समतल प्लेट है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है कि अनंत लंबाई की, इधर से भी अनंत लंबाई की, इधर से भी, यानी किस तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये हमारी एक समतल प्लेट है, क्या है, ये एक समतल प्लेट है और इस समतल प्लेट इस तरीके से रखी हुई है। किस तरीके से बच्चों, इस तरीके से एक समतल प्लेट रखी हुई है। अब इससे क्या है कि बच्चों, इससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसके आर दूरी पे, यानी कि इसका सेंटर बच्चों क्या है, तो इसके सेंटर से अगर मैं बात करता हूं तो इसका सेंटर यानी ये, यहां से आर दूरी पर, क्या आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है, इधर या इधर इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैंने बच्चों यहां से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यानी ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर, तो यहाँ से सेंटर से इसकी स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर मुझे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। क्या करनी है, गणना करनी है। अब ये बच्चों इधर भी हो सकता है हमारा इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दूरी भी कितनी है बच्चों, स्मॉल आर दूरी है, कितनी, स्मॉल आर दूरी है। यानी स्मॉल आर दूरी पे दो पॉइंट ले लिए मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कह दिया पी और इस पॉइंट को मैंने कह दिया पी डैश, क्या कह दिया, पी डैश। यानी मुझे यहाँ पे क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। अब बच्चों इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, जो हमने समझा कि हमने यहाँ पे एक प्लेट ली और इस पर पॉजिटिव चार्ज वितरित है, तो इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना की, लिख सकते हैं माना की अनंत विस्तार वाली, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित, समतल आवेशित पतली प्लेट, पतली प्लेट के कारण है जिस पर धनात्मक आवेश वितरित है, जिस पर धनात्मक आवेश वितरित है, जो हमने समझा वो लिखते जाएं। जिस पर धनात्मक आवेश वितरित है, जिसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, सिग्मा है। इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गणना करनी है। बात समझ में आ रहा है। तो इससे आर दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। अब यानी ये जो समतल प्लेट है कुछ इस तरीके से रखी है, इस तरीके से, तो इससे स्मॉल आर दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी सरफेस से पहले से ही वितरित है यहाँ पे। अब इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है कि यहाँ पे स्मॉल आर दूरी को अगर हम अक्ष मान के, क्या इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो ये अपने चारों तरफ एक बेलनाकार आकार का एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता है। क्या बना लेता है, गॉसियन पृष्ठ। यानी कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है ये हमारी सरफेस है, तो इसके जो बाहर यानी कि इसके बीचों बीच में से हमारी बोतल है क्या है, बेलनाकार, तो इसके बीचों बीच में से जाती है, इस तरीके से जाती है। तो इस इधर भी वैद्युत क्षेत्र, इधर भी वैद्युत क्षेत्र, दोनों तरफ निकालना है। तो ये अपने चारों तरफ क्या एक वैद्युत गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो ये अपने चारों तरफ क्या एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता है इससे, इस तरीके से, इस तरीके से मैं गॉसियन पृष्ठ बना देता हूं। तो ये अपने चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता है इस तरीके से। इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ बना लेता है।
अब बच्चों ध्यान से देखो, इसे गॉसियन प्रश्न जो बना लेता है, तो इससे अगर हम देखें यहाँ पे, इससे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे भाई हमें क्या गॉसियन प्रश्न निकालना है, तो भाई इस वाली सरफेस को मैं मान लेता हूँ क्या S1, ठीक है, और इस वाली सरफेस को मैं कह देता हूँ क्या S2, और इस वाली सरफेस को क्या कह देता हूँ मैं S3, यानी 3 सतह हैं यहाँ पे। तो भाई इससे स्मॉल r दूरी पर मुझे गॉसियन प्रश्न निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों छोटा सा अल्पकांश ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सूक्ष्म खंड ले लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ से अगर मैं सूक्ष्म खंड लेता हूँ, तो भाई प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, यानी कि इधर। अब भैया ये देखो, ये सरफेस दिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो एरिया वेक्टर होता है सूक्ष्म खंड, क्या सूक्ष्म खंड। तो एरिया वेक्टर मैंने बताया था सतह के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो भैया देखो ध्यान से, अगर सतह हमारी कुछ इस तरीके से है, सतह इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो हमेशा सतह के लंबवत। तो इसका एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, किधर होगा, जो मैंने ले लिया बच्चों DA, क्या ले लिया DA, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे भी अगर एक सूक्ष्म खंड लेता हूं मैं, तो यहाँ से भी अगर सूक्ष्म खंड लेता हूं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बच्चों किधर है, इधर ही है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, DA किधर होगा, इधर। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से इस वाली सतह के लिए, तो अगर इस वाली सतह के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका विद्युत क्षेत्र तो बच्चों इधर हो गया। अगर एरिया वेक्टर का ये वाला सूक्ष्म खंड है, एरिया वेक्टर अगर मैं लूंगा इसका, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर हो जाएगा, DA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इस जो प्लेट है, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व वो क्या है बच्चों, सिग्मा है, क्या है बच्चों, सिग्मा। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आती है। अगर आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया हो तो फटाफट से कमेंट करें, बताएं यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस बात को हम यहाँ पे लैंग्वेज को लिखते हैं, लिखे चित्रानुसार बिंदु P तथा P डैश को स्मॉल r दूरी को अक्ष मानकर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसकी सतह S1 S2 तथा S3 है। तो आप ध्यान से देखिए, S3 से यहां पे S3 से सतह S3 से पारित अल्पतम फ्लक्स क्या होता है बच्चों, परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है बच्चों, अल्पतम फ्लक्स। तो ये होता है बच्चों d फाई इक्वल टू EDA cos थीटा, आया ना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एंगल कितना बनना है, सतह किसके कारण, S3 के कारण। तो यहाँ पे ये एंगल जो बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू EDA cos 90। और cos 90 की वैल्यू फटाफट से कमेंट करिए क्या होती है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। यानी कि सतह S3 के कारण कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात S3 सतह के कारण कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता, कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सतह बची कौन सी, तो हमारे पास जो सतह बची है वो कौन सी बची है, तो हमारे पास जो एक सतह तो ये वाली बची है बच्चों, ये वाली, और एक सतह बच्चों ये वाली बची है, यानी S1 और S2 सतह बची है हमारे पास। तो इन दोनों के कारण भी फ्लक्स देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सतह, लिखेंगे सतह S1 तथा S2 के कारण उत्पन्न अल्पतम फ्लक्स। तो भैया फ्लक्स क्या होगा, अल्पतम फ्लक्स क्या होगा, तो भैया इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, S1 और S2 के कारण। तो भैया देखो d फाई इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे इधर, इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, d फाई 1 प्लस फाई 2। तो क्या होगा, देखो ध्यान, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा बच्चों d फाई इक्वल टू d फाई 1 प्लस d
फाइव टू कुल फ्लक्स। तो डी फाइव बराबर क्या होगा बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा, दोनों ही फ्लक्स बराबर प्लस ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों की वैल्यू क्या बच्चों, यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, डी फाइव समान है तो ई डी ए टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर बच्चों ध्यान से देखें क्षैतिज के लिए अगर बात करता हूं, क्षैतिज के लिए आप जानते हो कॉस थीटा क्या होता है, वैद्युत एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण। तो क्षैतिज की बात करता हूं तो क्षैतिज के लिए अर्थात ई तथा डी ए के मध्य कोण। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस इमेज में, भाई वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू कितना बना 0 डिग्री, और इधर भी दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू कितना बना 0 डिग्री। तो दोनों में कोण का मान क्या 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो दोनों फ्लक्स समान हो जाएंगे वैसे भी। तो डी फाइव इक्वल टू टू ई डी ए, तो ये वाली बात समझ, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, डी फाइव इक्वल टू टू ई डी ए। आप जानते हो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, मुझे चाहिए कुल फ्लक्स, यानी कि ये जो सतह है, ये तो इस वाली सतह, इतनी सतह का फ्लक्स आया, इतनी सतह का फ्लक्स आया, मुझे इस पूरी सतह का फ्लक्स चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समीकरण एक का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन किया तो क्या आया, डी फाइव इक्वल टू ये हो गया 2EDA। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे हम समाकलन करते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से, कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा हो x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और कहीं पे लिखा रहता है a x की पावर n dx। तो मैंने आपको ये बताया था कि x के अलावा जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो a यहाँ पे बाहर आ जाता है तो क्या बचता है x की पावर n dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। यानी हमें x वाले फंक्शन से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये जो फंक्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कांस्टेंट हो गया, हमें सिर्फ dA से मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, और ये भी बताया था मैंने, अगर कहीं पर लिखा रहता 1 dx तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कहीं पर लिखा रहता 1 d5 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 5, इसकी सॉरी x होती है। अगर 1 dx लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है x होती है। बस अच्छे से बताता हूँ, कहीं पर लिखा रहता है 1 dx या खाली dx तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। तो बस यहाँ पे भी यही d, यहाँ पे 2e कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो 5 इक्वल टू 2e, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों dA, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2e a। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 2, क्या डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए इसको। चलिए अब आइए इधर, तो यहां तक बात सबको क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने इसका समाकलन कर दिया, तो आप लोग इसके बाद जानते हैं वी नो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप जानते हैं, गॉस की प्रमेय से गॉस की, तो गॉस की प्रमेय से आप लोग जानते हो 5 इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी के साथ आप लोग जानते हो, चलिए ये जानते हो, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों 5 इक्वल टू 2EA, तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या रख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ से क्या चाहिए E चाहिए, क्या चाहिए E चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से E निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, यही तो हो जाएगा, बताओ भाई फटाफट से ये। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 3, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब आप लोग जानते हो बच्चों वी हैव, आप जानते हो क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। बता दिया है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन
ए, क्या होता है Q अपॉन ए। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि ये Q अपॉन ए की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे ये Q अपॉन ए की जगह पे क्या रख सकता हूँ, सिग्मा। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो आपको याद रखना है कि अनंत विस्तार की प्लेट के पतले प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। देख लीजिए फटाफट से, सारी बातें क्लियर है ना यहाँ तक की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है बच्चों, एक समान आवेशित समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है एक समान समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक समतल प्लेट है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि एक समतल प्लेट इस तरीके से है और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने, तो ये पूरे चार्ज पे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। अब भैया ये पहली जो सरफेस है इसको फर्स्ट पहला सरफेस कह दिया और दूसरी प्लेट को मैंने कह दिया दूसरे सरफेस को दूसरी सतह कह दिया। अब इससे क्या बच्चों, स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इसके निकट में एक स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम हमेशा क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं यहाँ पे इस बिंदु पर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं पहले। देखिए माना कि एक समान आवेशित समतल प्लेट पर धनात्मक आवेश वितरित है, धनात्मक आवेश वितरित है। समतल प्लेट का क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है बच्चों, सिग्मा है, सिग्मा है। तो बच्चों इससे कुछ दूरी पे प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखें ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, ये देखिए दो प्लेट है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। तो पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस की है तो इसको रिपल करेगी बाहर, रिपल करेगी इधर, यानी पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इस तरीके से लिख देता हूँ E1 यानी पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर। अब दूसरी वाली है तो बच्चों दूसरी वाली भी किधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी इसको रिपल, यानी ये भी किधर है बच्चों, बाहर, यानी E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर। यानी पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और दूसरे के कारण भी क्या है, यानी बाहर। ये प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किधर होती है, बाहर की तरफ। ये बात मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या होगा, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, यहाँ पे बिंदु P पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, यहाँ पे EP बराबर, दोनों प्लेट है, जब भी याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान डायरेक्शन में होती है तो वहां पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाती है आपस में। तो E1 प्लस E2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, EP बराबर क्या हो जाएगा ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अभी पिछली वीडियो में पिछली क्लास इससे पहले डेरिवेशन कराया तो उसमें हम ये निकाल चुके हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या निकल के आएगा, EP बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कटने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये आ गया बच्चों क्या, कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बाहर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में हो तो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब सेकंड वाले केस को देख लेते हैं। तो सेकंड वाले केस को अगर हम देखें तो अब मान के चलिए कि ये प्लेट जो है वो किधर आ चुकी है बच्चों, तो ये जो प्लेट है मान के चलिए ये बिंदु P है वो अब यहाँ पे आ चुका है, इस बिंदु P पर अब इसके अंदर आ चुका है। अगर ये इसके यहाँ पे आ चुका है अंदर तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, ध्यान से देखना, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये अंदर है। तो क्या होगा बच्चों, पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बाहर E1, ये तो E1 हो जाएगा और दूसरी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किधर है बच्चों, इधर हो जाएगी E2।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा हमने। तो भैया पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी तो बाहर है इधर, तो यानी इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ गई हमारी। तो अब ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है लिखेंगे, प्लेट के भीतर, प्लेट के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EP इक्वल टू, और जब भी विपरीत दिशा में होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमेशा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये आता कहां से, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है क्लास 11th में, तो E1 माइनस के E2। तो यहाँ पे EP बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो तो ये कैंसिल होने के बाद क्या निकल के आएगा बच्चों, तो EP बराबर क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है कि गोल लिख सकते हैं, प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है बच्चों, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए लास्ट इस बात और करना चाहेंगे इस चीज की हम, कि ये साइंटिस्ट जो थे मिलकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि पानी की बूंद को ना हवा में टिका दिया था। क्या किया था, पानी की बूंद को एक हवा में टिका दिया था। अभी हवा में कैसे टिका दिया था उसको देख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित बूंद को संतुलित करना। आवेशित बूंद को संतुलित करना, कैसे संतुलित करेंगे देखिए। ठीक है, देखिए अब भाई देखो हमने दो प्लेटें ली यहाँ पे इस तरीके से। एक प्लेट ये ली हमने और एक प्लेट मान लो ये ली यहाँ पे, और इनको मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पहली वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरी वाली को दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। और जो आवेशित बूंद ली मैंने, जो बूंद ली वो मैंने ली ऋण आवेशित, उसमें चार्ज क्या था नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। अच्छा, इस बूंद का जो वेट है वो मैंने मान लिया क्या है, mg है। ठीक है, और आपको पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये बच्चों क्या, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल फोर्स किधर लगाएगा बच्चों, यहाँ पे। यानी एक फोर्स तो बच्चों नीचे लग रहा है, एक फोर्स इसको ऊपर लग रहा है। वैद्युत बल इसको ऊपर संतुलित कर रहा है और इसका वेट जो है उसको नीचे संतुलित कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव इसको नीचे खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इसे ऊपर खींचेगा। तो यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आकर्षण प्रतिकर्षण भैया दोनों देखने को मिलेगा, तो बैलेंस तो हो ही जाएगी। यानी मान लीजिए कि कोई आप रस्साकसी का खेल खेलते हैं कि 5 आदमी इधर लगे, 5 आदमी इधर लगे, तो भैया मान के चलो ये एक बॉक्स है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है इसमें और 5 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर लग रहा है। तो इसका नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं, अगर इसका हम नेट निकालेंगे तो क्या होगा, 0। तो इसको संतुलित करने की अवस्था में क्या होगा, देखो ध्यान से। तो लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों कि वैद्युत बल, साफ साफ दिख रहा है, वैद्युत बल जो है वो किसके बराबर होगा, बूंद के भार के। बूंद के किसके बराबर होगा, भार के बराबर होगा। और वैद्युत बल कितना है बच्चों यहाँ पे, QE, और इसका वेट कितना है आपको, mg। कितना है, mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे बच्चों आपको रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा कि ये सारे जो रिजल्ट है ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे सीधे सीधे यूज होंगे। अब आप लोग जानते हो बच्चों, वी नो, हम जानते हैं बच्चों कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बोले तो मास। द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू VD, यानी कि वॉल्यूम, आयतन, बोले तो वॉल्यूम इंटू घनत्व, डेंसिटी। तो बच्चों यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है m इक्वल टू VD। m यहाँ पे मास है, द्रव्यमान है, v यहाँ वॉल्यूम है, आयतन है, d यहाँ पे घनत्व है, डेंसिटी। ये वैल्यू याद रखते हैं। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या निकल के आएगा, QE बराबर के VDG। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया हमारे पास,
एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया और एक फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आ गया। दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब बच्चों आप लोग जानते हो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनाऊं, जहां से आप जानते हो क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्या होता है? एन ई। तो यहाँ पे एन ई रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल एन कैपिटल ई बराबर वी डी जी। अगर यहाँ से मैं कैपिटल ई निकालता हूं तो क्या निकल के आएगा? वी डी जी अपॉन एन ई। ये तो निकल के आएगा। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे 3 रिजल्ट अभी तक निकल के आ चुका है, 3 फॉर्मूले, क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर वी डी जी और ई बराबर वी डी जी अपॉन एन ई। एन यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने बात बताई थी आप लोगों को, ठीक है। ये आपका जहां तक आ गया। अब आप जानते हैं गोल जो है बच्चों कैसी है? गोल है। तो एरिया, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, बूंद का आयतन क्या होता है बच्चों? तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का जो आयतन होता है क्या होता है? जो बूंद होती है हमारी क्या है? गोलाकार है, तो उसका आयतन क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या थी बच्चों? ई बराबर वी डी जी अपॉन एन ई। यही तो थी। तो मैंने क्या बच्चों गोले की जगह पर रखा मैंने, यानी v बराबर मैंने अभी बताया क्या रखा मैंने, तो v बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब रख दो बच्चों यहाँ पे। तो e बराबर क्या निकल के आया? गोले की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब डी जी अपॉन एन ई। क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया। और इक्वेशन नंबर डाल देना इसको 4th। तो आपको मैंने 4 रिजल्ट बताए, उन चारों रिजल्ट से न्यूमेरिकल धड़ल्ले से होंगे, क्योंकि बेसिकली यही यूज होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर कि कोई भी आवेशित बूंद जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तो वह बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ वैद्युत बल, नीचे की तरफ उसका बूंद का भार, ये दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे, अगर ये वाला फोर्स इसके बराबर है तभी तो बीच में बैलेंस रहेगी। सोचिए आप, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस किया यहाँ पे, और यहाँ से बैलेंस करने की अवस्था में बच्चों निकल के आया वैद्युत बल किसके बराबर? बूंद के बाद, यानी क्यू ई बराबर एम जी। इक्वेशन 1। आप जानते हो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, तो एम इक्वल टू वी डी रख दी इक्वेशन नंबर 2। अब क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एन ई। तो क्यू की जगह पर रख दिया यहाँ पे एन ई और ई निकाला तो डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 3। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। आप जानते हो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे हमने इस तरीके से रिजल्ट बना लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक बात सारी समझ में आई होगी। एक बार देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आप लोगों को। एक तो मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन कराया, अनंत विस्तार वाली एक समान आवेश से समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक डेरिवेशन ये कराया, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक ये कराया मैंने कि सिंगल प्लेट हो तो अनंत विस्तार वाली ये वाला। एक ये कराया मैंने, एक समान आवेश से समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए बेटा बाहर की तरफ ईपी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बाहर और अंदर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आवेश से संतुलित बूंद को संतुलित करना सिखाया यहाँ पे। तो यहाँ तक की बात बच्चों सब लोगों को क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बात सभी को क्लियर होगी। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का वो भी बच्चे फायदा उठा सके जिनको जहाँ तक ये एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरिए आप वीडियो को शेयर करेंगे तो वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे जिनके पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं है, ऑफलाइन पढ़ने की फीस देने के पैसे नहीं है, तो बच्चे इस क्लास के जरिए अपनी एजुकेशन से अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।